गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत ही है आज। तो इसके बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक हम इस चैप्टर को लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को फटाफट से और बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखो, अपने चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हमें मैटर की स्टेट्स को पढ़ना है। अब अगर जनरल से बात करूं तो मैटर होता क्या है, तो कोई भी वो चीज जिसका क्या हो, मास हो और जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो, मान लिया अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी चीज की खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, तो क्या वो मैटर कहलाएगी? हाँ, वो भी मैटर कहलाएगी। मतलब जैसे अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं तो आई थिंक 9th क्लास में स्टार्टिंग में दे रखा है कि मैटर हर वो चीज तो है ही है जिसका मास और वॉल्यूम हो, साथ में ही जो भी हमारी 5 सेंसेस से फील की जा सके वो भी क्या कहलाता है, मैटर। अब खुशबू हमें आती तो है ना, फील तो होती है, हवा चलती हुई हमें महसूस होती है, तो मतलब वो भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, मैटर की मेन स्टेट्स कौन कौन सी होती है अपनी? दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपन लोग पढ़ते आए हैं। अब उसमें से हमारे लिए जो हमें 11th में पढ़ना है वो है गैस के बारे में। सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे बट 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर गैसेस के ऊपर ही सारी की सारी हमारी कहानी है। जनरल से अगर बात करें तो गैस के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे O2 मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सब गैसेस ही तो है ना। और मॉलिक्यूल क्या होता है अपना, देखो मान लिया मैंने लिख दिया CO2, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। कैसे ये एक मॉलिक्यूल है? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब क्या करें, एटम कंबाइन कर कर एक नया आपका क्या बना दे, कोई कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, अब मान लिया मैंने यहाँ पे O2 लिखा, तो O2 के अंदर दोनों के दोनों एटम क्या है, सेम है, तो ये होमोएटॉमिक होता है। और यहाँ पर जब अलग अलग हो, जैसे कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। होमो का मतलब जब सेम हो और हेटेरो का मतलब अलग अलग हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी है आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस से हम ये समझेंगे कि एक बहुत ही समझदार सा बच्चा है जिसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए और वो उन सारे के सारे रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है, जिसको हमने क्या कह दिया था, आइडियल गैस इक्वेशन। तो सारे का सारा चैप्टर ही आइडियल गैस इक्वेशन के चारों तरफ हमारा घूमता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं किस चीज की, लाइक हमारे पास में क्या है कि PV इज इक्वल टू nRT, ये एक इक्वेशन दी गई थी जिसको कहा गया था आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर P था प्रेशर, V थी वॉल्यूम, N थे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय में मोलर मास। जैसे अगर मैं रिपीट कराऊं तो मान लिया कि मेरे को बोल दिया गया भाई 4 ग्राम आपके पास में हाइड्रोजन गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, गिवन मास कितना है, गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास है 4 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन के एटम का 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना, तो ऐसे हम मोल्स निकाल देंगे। R होता है गैस कांस्टेंट एंड T क्या होता है अपना, यहाँ पर टेम्परेचर होता है ना। अच्छा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, अगर मैं चैप्टर की शुरुआत कर रही हूँ तो इस चैप्टर के अंदर, अब देखो नॉर्मल सी बात मैं करूँ, कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि NaCl हम पढ़ते आए हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने NaCl लिखा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, यानी कि 2, 8 और 7 था। तो क्या करेगा हमारा जो ये सोडियम है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा हमारा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड में क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो जब हमारे पास में कोई कंपाउंड आयनिक होता है, मैंने लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में कैसी फोर्सेस होती होंगी। जैसे कि पहला है आयनिक, तो
आयनिक में कैसी फोर्सेस होंगी, आयनिक फोर्सेस। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, आयंस। अगर किसी भी आपके स्पीसीज के ऊपर, अब यहाँ पे कोई एटम हो सकता है, कोई आयन भी तो हो सकता है, एटम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मान लिया मैंने बोल दिया बाइकार्बोनेट लाइक HCO3 नेगेटिव, तो क्या है वो, क्या है आपका एक एटम तो नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, उसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो इनके ऊपर चार्ज होता है, यानी किसी भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो वो आयन कहलाता है। जैसे सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कहलाएगा, कैटायन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। तो इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कौन सी फोर्सेस होती हैं, आयनिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कब बनता है, तो कोवेलेंट हमारा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग कब होएगी, हम ये पढ़ते थे ना, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर देते हैं, 1 2 3 वाले अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और 5 6 7 वाले ले लेते हैं। पर जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं दुविधा में कि भाई 4 हम दे दें कि 4 हम ले लें, उलझन है उनके मन में। तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, भाई आधा आधा बांट लेते हैं ना, मुझे किसी को पूरे देने पड़ेंगे ना तुझे किसी से मांगने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बात करा मीथेन, मीथेन मैं लिखूं, ये क्या हो गया अपना CH4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ना। तो यहाँ पर इन कार्बन भाई साहब के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे 4 आउटर मोस्ट शेल में। हमें पता है ना कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है, और बनता कैसे है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, तो ये शेयरिंग कर लेंगे। कार्बन के पास 4 थे, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने पड़ोस में से 4 हाइड्रोजन को बुलाएगा और उनके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो बन गए 8 कार्बन के, क्योंकि 8 कार्बन को 8 पूरे करने थे ना, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इसके एक को शेयर कर लेगा कार्बन वाले को। तो ये हमारा क्या बन जाता था, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता था। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में अपनी क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा मेटेलिक। मान लिया कि कोई आयरन की आपके पास में वायर है जिसके अंदर से क्या कर रहा है, अपने घरों में कॉपर की होती है ज्यादातर, तो अब ये कॉपर है, ये दूसरा कॉपर है, तीसरा कॉपर है। कॉपर की वायर के अंदर सिर्फ कॉपर ही होगा ना, कुछ और तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक कॉपर दूसरे कॉपर के साथ में कौन से टाइप की फोर्सेस को क्रिएट करेगा या कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो वो बनाता है मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड। असल में इसके पीछे एक कहानी है या थ्योरी है। वो कहानी या थ्योरी क्या है, एक मॉडल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के समुद्र में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। अब देखो, मान लिया कॉपर था, तो कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना देगा, कॉपर पॉजिटिव बना देगा, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ आ जाएंगे, बीच वाली जगह के अंदर। वायर बेशक हमें दिखने में बिल्कुल क्या दिखती है, सॉलिड, और बीच में छोटे 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 स्पेस होते हैं। तो ये कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा यहाँ पर क्या, और क्या बना देगा, कॉपर पॉजिटिव। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, करंट चलना उसमें से शुरू हो जाता है। करंट असल में कैसे चलता है कि जो पहले वाला वायर के शुरुआत में, कोई बड़ा चौक ले लूं, ये चौक है, मान लिया वायर की स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे जो कॉपर होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा आगे, और दे देगा तो यानी कॉपर 2 पॉजिटिव तो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, आगे आगे चलते रहेंगे और क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, तो जिसमें से जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं ये फिक्स होते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, और इनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। ओके ओके, फिर आ जाती हैं हमारी वंडरवॉल्फ फोर्सेस। तो वंडरवॉल्फ फोर्सेस क्या होती हैं, इसके कई नाम होते हैं। वंडरवॉल्फ फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन फोर्सेस भी इन्हीं का ही नाम होता है। सारे के सारे नाम किनके हैं, इन्हीं के ही हैं। ओके, अब देखो वंडरवॉल्फ फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं।
ठीक है, मैं 1 सेकंड के अंदर आई अभी। ओके, तो हमारी वंडरफुल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ कैसी होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, जिसमें से सबसे पहली हमें पढ़नी है डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल में क्या होता है, देखो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं व्हाट इज डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, जब दो अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हो किसी डिस्टेंस से तो उसको हम डाइपोल बोल देते हैं। जैसे मान ली पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उससे अगर मैं इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट निकल जाता है। आप पढ़ोगे भी आगे, तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस के बराबर। इसको डी से लिखते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, डी बाई एस आई में, और ईएसयू किसके अंदर होती है, हमारी सीजीएस सिस्टम के अंदर। ओके, अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होने के लिए कंपाउंड्स का क्या होना जरूरी है, पोलर कोवेलेंट होना जरूरी है। जैसे मान लिया कि मैंने HCl लिया, एक और HCl का क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहां पर हमें पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब HCl क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं है ये। तो HCl में या जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो यहाँ पर हमेशा पार्शियल चार्जेस आते हैं। जैसे क्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और H के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन का सिंबल बोलते हैं। डेविएशन का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि स्मॉल चार्ज था। अभी क्या था आपका, स्मॉल नेगेटिव चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर हमारा नहीं होता है। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि अब इस वाले के ऊपर भी क्या होगा, ठीक ऐसे ही होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसके आगे जो एक और आपका HCl होगा इसके ऊपर भी ऐसे ही चार्जेस होंगे और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में कैसी फोर्सेस होगी, वंडरफुल फोर्सेस, जिसके अंदर से कौन से वाला टाइप हो गया आपका, डाइपोल डाइपोल वाला। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस्ड वाला। तो डाइपोल इंड्यूस्ड के अंदर क्या होता है हमारा, एक होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल और एक क्या होगा हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आर्गन के ऊपर तो क्या है, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है ना कुछ और जुड़ा हुआ है, तो ये तो नॉन पोलर है, तो यानी इसके ऊपर तो कोई चार्ज आने से रहा। बट यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कि कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर इस HCl के यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज को देखते हुए ये आर्गन की इधर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे एक और HCl रखा हुआ होगा। अब इस वाले HCl के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव को देखकर इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। सो डाइपोल इंड्यूस में क्या होता है, एक तो आपका पोलर होता है और एक क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंड्यूस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। वैसे तो वंडरवॉल फोर्सेस को भी नाम दिया जाता है लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, बट जब हम इसको बिल्कुल ही ध्यान से क्लासिफाई करके मैंने एक बिल्कुल छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि हायर लेवल बोल लो आप, तो हम ओनली इंड्यूस डाइपोल वाले को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। बट ओवरऑल इन सबको भी हम किसके अंदर रख लेते हैं कि गैसेस के बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। इंड्यूस में क्या होगा, दोनों ही नॉन पोलर होंगे। जैसे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है ना इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, आएंगे एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, और टकराने की वजह से थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ पर क्या होता है, जनरेट होता है, यानी अपोजिट चार्जेस आते हैं टकराने की वजह से, और उनकी वजह से थोड़ी बहुत फोर्सेस क्रिएट होती है जो टेम्परेरी होती है, क्योंकि थोड़ी सी जब तक टकराए आई और फिर थोड़ा सा दूर गए छुट गई।
कौन सी होती हैं, डायपोल इंड्यूस्ड या फिर लंदन फोर्सेस। फिर आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से वंडरवॉल फोर्सेस है। कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक मॉलिक्यूल के पास में हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे वाले के पास या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे वाले के पास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। इनके अलावा अगर आपके पास क्लोरीन है ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। छोटा साइज होना मेन कंडीशन होती है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन होना चाहिए। जैसे मान लिया कि मेरे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको भी छोड़ो, वाटर का एग्जांपल ले लो, H2O है, इधर भी H2O है, तो पहले वाले H2O का तो हाइड्रोजन और दूसरे वाले का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर और भी ज्यादा इसे खोलकर मैं दिखाऊं तो कैसे हो जाएगा अपने पास में, देखो मान लिया कि मैं यहाँ पे वाटर बनाऊं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो क्या होगा, इसका तो ऑक्सीजन और अगले वाले के हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। इसके बाद में एक और बना दूं तो इसके हाइड्रोजन और फिर अगले वाले के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो हमेशा एक में तो हाइड्रोजन पकड़ेंगे और दूसरे वाले के अंदर या तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। जैसे एक HF और दूसरा HF है तो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी और फिर जो अगला HF होगा तो इसके फ्लोरीन और इसके हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो ये क्या कहलाती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं, इंटर एंड इंट्रा। अगर वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी तो इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे अगर मैं इंट्रा की बात करूं तो लाइक मैंने यहां पर क्या लिख दिया, बेंजीन के ऊपर OH लगाया, यहां पर मैंने लगा दिया COOH। अब देखो इसके पास तो H है और O है, दो चीजें हैं। इसके पास भी क्या है, एक H है और एक O है। अब या तो इसके H और O के बीच में बॉन्डिंग होगी एक साइड से, या फिर इसका O लूं तो मुझे इसका H लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो मान लिया मैं इसको खोलकर लिख दूं, C डबल बॉन्ड O और H, तो इसके H और इसके O के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल तो आपका ये वाला हो गया। दूसरा जैसे कि NO2 और H, तो इसका क्या ले लूं मैं, H ले लूं और इसका मैं N ले लूं। ये मत करना कि भाई एक का आपने नाइट्रोजन ले लिया तो दूसरे का ऑक्सीजन ले लेंगे, नहीं, एक साइड से H लेना जरूरी है और दूसरे साइड से या तो ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन लो या फिर फ्लोरीन लो। तो मॉलिक्यूल के अंदर हुई तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये हो गया अपना क्लियर कि किस किस टाइप की क्या होती है, फोर्सेस होती हैं। मैं रिपीट कर दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं हमारी। पहला टाइप मैंने बोला आयनिक, कोवलेंट या फिर मेटेलिक, जो कि गैसेस के अंदर नहीं होती हैं ज्यादातर। उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस सारी की सारी गैसेस के अंदर होती है, जिसके फिर हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी वंडरवॉल फोर्सेस से हम अलग काउंट कर रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर हमने तीन देखी, डाइपोल डाइपोल जो पोलर पोलर के बीच में होती है, डाइपोल इंड्यूस जो पोलर और एक दूसरे नॉन पोलर के बीच में, इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल में क्या होगा आपका, दोनों के दोनों ही नॉन पोलर होंगे, जिसका ही दूसरा नाम लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस है। और फिर हमारा क्या आ गया, थर्ड टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कैटेगरी में आ गया आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक, दूसरे में वंडरवॉल, तीसरे में आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, उसके बाद मैंने ली हुई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बात करती है गैसेस के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, गैसेस के बारे में कुछ बातें बताई गई जिनके बेस पे आगे आपकी आइडियल गैस इक्वेशंस वगैरह को यूज किया गया था। तो इन्होंने कहा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने, कि जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स की, उनको हम नेग्लेक्ट कर चलेंगे कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई वॉल्यूम नहीं होती, ऐसा हम मानकर चलेंगे। दूसरा पॉइंट, कंपेयर, ऐसा क्यों मानते हैं,
देखो हम ये मानते हैं कि गैस ना जितना बड़ा स्पेस होगा उस सारे के सारे को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अगर मान लिया कि आप बहुत ही ज्यादा दूर दूर खड़े हो तो दूर से देखने में ऐसा लगे ना जैसे कोई चींटी है या बिल्कुल एक पॉइंट सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा दिखाई देगा हमें। तो जब उनके बीच में गैप इतना ज्यादा हो जाता है दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कि उनकी खुद की वॉल्यूम को हम नहीं गिनते क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए ही वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एज कंपेयर टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में खाली स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, यानी उन्हें दबाया जा सकता है। क्यों दबाया जा सकता है? क्योंकि उनके बीच में जगह इतनी ज्यादा है, ज्यादा जगह तो उनसे खिसका खिसका के बिल्कुल पास में लेकर आ सकते हैं ना। तो यही बात पहली बात किसने कही थी, काइनेटिक एनर्जी के पहले पोस्टुलेट ने। दूसरी बात, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, कि अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, ऐसा कहा गया था। इसका मतलब हमें क्या चलता है, पता चलता है कि वो एक्सपेंड करेंगी। अगर ना अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना रिपल्सिव फोर्सेस है तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाएंगी और क्या करेंगी, जिस भी चीज के अंदर आप उस गैस को डालोगे उस कमरे की या उस जगह की, उस कंटेनर की पूरी जगह को क्या कर लेंगी, वो ऑक्यूपाई कर लेंगी। थर्ड पॉइंट दे रखा है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल कभी भी बैठते नहीं है नीचे, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ में वो टकराते रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और कोलिजन कैसा होता है उनके बीच में, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि ना तो उनका मोमेंटम चेंज होगा ना ही उनकी एनर्जी, दोनों ही चीजें क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। मतलब कुल मिला के सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और वो टकराती रहती है किसके साथ में, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में। जब वो किसी कंटेनर की वॉल के साथ में टकराएंगी तो उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, तो क्या होगा, धक्का लगेगा और गैसेस तो प्रेशर लगाती ही है। तो इसका मतलब हमें क्या है कि गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है। चौथा पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के पार्टिकल्स की, अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मान लिया मैंने बात करी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस टेम्परेचर के ऊपर तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी। पर अगर मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, तो अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को पर बढ़ाने या घटाने से वो क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, नेक्स्ट अब बात करेंगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि भाई जो गैसेस की थ्योरी थी उन्होंने क्या क्या बातें मानकर चली थी गैसेस के बारे में। फिर आता है इस चैप्टर के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी, PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT थी आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो हर एक टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम की कंडीशन के ऊपर हमेशा इस इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। पर असल में कोई आइडियल गैस होती ही नहीं है, इसीलिए इक्वेशन भी क्या नहीं होती, फॉलो नहीं होती। तो PV नहीं बराबर आता nRT के बराबर, ठीक है। बट आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसी वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बराबर नहीं आता हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, जब डिवाइड करके देखा गया इस PV को nRT से, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो वो क्या हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आइडियल गैस हो जाएगी। अगर PV को nRT से डिवाइड कर दे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए या फिर लेस देन 1 आ जाए, तो उस केस के अंदर वो गैस आइडियल नहीं रहती, वो रियल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या फिर नॉन आइडियल गैस बन जाती है, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि जब हम ये 1 2 3 4 वैल्यू निकाल रहे थे, हमने ये कह दिया कि जब हम PV को nRT से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर Z आ जाएगा, और Z यानी कांस्टेंट मान लिया, और इस कांस्टेंट को क्या कहा गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला गया। ये Z क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब अगर इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू 1 के बराबर आती है, यानी कि Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर आती है, तो वो गैस कैसी होगी, आइडियल होगी।
अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आती है तो वो गैस कैसी हो जाएगी, वो नॉन आइडियल हो जाएगी। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी या फिर लेस देन 1 आएगी। अगर इस z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब वो गैस क्या दिखा रही है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब कि वो अपनी जगह से ऊपर की साइड जा रही है, डेविएट कर रही है। या सिंपल से समझ के चलो कि अगर इस z की वैल्यू पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 1 आती है तो उस गैस को कंप्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जितनी ज्यादा 1 से वैल्यू आएगी z की, उतना ही ज्यादा उसको कंप्रेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर इस z की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो जितनी ज्यादा कम उसकी वैल्यू आएगी, उतना ही ज्यादा उस गैस को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब यहां से एक ग्राफ पे से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 4 गैसेस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि अगर इस z की वैल्यू, मैंने ग्राफ दिखाया, देखो ये क्या है, हमारी सेंटर वाली लाइन है। अगर इससे ग्राफ ये नीचे की साइड जाता है, ये ग्राफ कहाँ गया आपका, नीचे की साइड गया है। नीचे की साइड गया मतलब नेगेटिव डेविएशन दिखाई। अगर इससे ये ऊपर की साइड जा रहा है इस लाइन से, तो कैसे दिखा रही है, वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। ठीक है, तो यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शुरुआत में कैसी दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये कैसी दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, ये हमें ग्राफ से पता चला। अब दूसरा क्या होता है कि ज्यादातर गैसेस शुरुआत में तो नेगेटिव डेविएशन दिखाती है और बाद में वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, z का ग्राफ पहले थोड़ा सा नीचे गया और फिर कहां पर जाना शुरू कर दिया, इसने ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि z आपका पहले तो नेगेटिव हुआ, बाद में क्या होना शुरू कर दिया, उसने पॉजिटिव होना शुरू कर दिया। तो ये चीज हमें दे रखी है। फिर बोलता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, इसकी खासियत होती है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव डेविएशन को दिखाता है सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर। यानी अगर हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो पॉजिटिव डेविएशन को दिखाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो गैस कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है बॉयल्स लॉ के ऊपर, सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है थोड़े से टाइम के लिए। यानी आइडियल बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक गैस क्या करेगी, आइडियली बिहेव करेगी थोड़ी सी देर के लिए। सिर्फ उस टेम्परेचर पे आइडियल की तरह बिहेव करेगी, उससे बढ़ाते या घटाते वो फिर से नॉन आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए बॉयल्स जो टेम्परेचर है वो हमारा होता है 323 केल्विन। तो बॉयल्स टेम्परेचर नाइट्रोजन के लिए कितना होता है, 323 केल्विन, यानी कि ठीक है आपका। तो नाइट्रोजन के लिए बॉयल्स टेम्परेचर हो गया। बॉयल्स टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है। ठीक है, तो आज का हमारा ये वाला टॉपिक हो गया है। इसके आगे का टॉपिक हम इसके सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है।